हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ के, और वो भी पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के साथ। इस सीरीज में, यूपीएसआई की इस सीरीज में मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनु ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये में बेचती है। इसका मतलब एसपी जो है, एसपी या फिर मैं बोलूँ विक्रय मूल्य, एसपी या विक्रय मूल्य दोनों चीज़ों का समान है। मान लो पहली चीज़ है ये ए और दूसरी है बी। सीपी कुछ रहा होगा और एसपी कुछ होगा। ये दोनों समान है 4000 रुपये। इस पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है, मतलब उसका जो नेट क्रय मूल्य और नेट विक्रय मूल्य है वो समान है। यदि वस्तु ए पर 25% का लाभ में बेचा गया, 25% की वैल्यू कितनी होती है सर? 25% की वैल्यू होती है 1/4। मतलब वो चीज़ 4 रुपये की थी, 4 का 25% 1, मतलब 4 की चीज़ 1 के लाभ पर बिकी है। तो जब जो उसका सीपी और एसपी का रेशियो है वो है 4 से 5। 4 की चीज़ 5 में बिक गई, तो इसका सीपी कितना है? 4 और एसपी है 5। पहले ही क्वेश्चन में हमको बताया गया कि पहली लाइन में बताया गया प्रत्येक वस्तु को 4000 में बेचा जाता है। इसका मतलब ये 5 की बिक रही है तो ये भी 5 की ही बिकेगी, ये 5 की बिक रही है तो ये भी 5 की ही बिकेगी। तो कुल कुल एसपी कितना हो गया? 5 और 5 10। इन्होंने इस लाइन में बताया पूरे लेन देन में उनको ना लाभ होता है ना हानि। तो लाभ और हानि नहीं होता है, तो ये इन दोनों का नेट जो क्रय मूल्य वो भी 10 रुपये ही था। ये 10 रुपये, एक चीज़ 4 की होगी तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 6 की। ठीक है, तो बी को कितने में बेचा गया? बी को बेचा गया 6 का था बी और 5 में बेचा गया। कितने की हानि हुई है? 1 की हानि हुई है। कितने पर? 6 पर। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%, या फिर इसमें 100 की गुणा 100 से भाग दे के देखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआई का। डीआई में बोला गया वर्ष 2020 में विद्यालय पी आर को मिलाकर कुल आय, पी और आर को मिलाकर कौन सी वर्ष में? 2020 में 49 और 63, 49 प्लस 63 कुल मिलाकर बोलना। ठीक है, ये हो जाएगा 112। फिर क्या बोला गया? वर्ष 2022 में क्यू एस टी को, क्यू एस और टी को मिलाकर ये कितने? 62 प्लस 69 प्लस 77, ये इन तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 208, 208। इन दोनों का अनुपात बताना है 112 अनुपात 208, 112 अनुपात 208। इन दोनों को काटेंगे, 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8 और काट लेंगे तो 7:13 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कुछ डीआई के जितने क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जर्वेशन, कैसे हम उसको चीज़ों को नोट कर रहे हैं और कितनी कैलकुलेशन हमारी तेज है, इसी पर बेस होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 12 टाइप का सवाल है। 0.45 की गुणा हो रही है 1.22 बार में। ये हमें पता है कि 45 बार हटाएंगे तो 99 आएगा नीचे। ठीक है, गुणा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 तो प्लस में है और 22 पे से 2 पे बार है तो दोनों आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 45 इंटू 99 तो नीचे ही रहने वाला है, गुणा 99 का 99 और 22 होते हैं 121/99, 121/99। 11 से काटेंगे, 11 से 11 1 11 और 11 11 11 121, 11 9 99। 9 से इसको काटेंगे, 9 पंजे 45 और 11 से इसको काटेंगे 9 11 9 99। तो ओवरऑल हमारा उत्तर आया 5/9। 1 9 है तो पॉइंट के बाद 5 पे बार आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15,870
फैक्टोरियल में कितने आगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो हम सीधा 15,870 लिखेंगे, या जहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको लिखेंगे और उसको 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देते हैं तो आता है 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 सत्ते 14, 5 सत्ते 35 और 4, इतना आता है। ठीक है, तो अब ये जो जितना आया हमारा, इसको दोबारा से यहाँ लिखना और फिर इसमें 5 से भाग देना, फिर इसमें 5 से 5 सिंह 30, 5 दिया 15 और 5 20। फिर से इसको जब तक ये 0 ना हो जाए, जब तक ये 5 से ना कट जाए, तब तक हम करते रहेंगे। 5 से इसमें भाग दूंगा तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 सिंह 30। फिर से 126 में भाग दूंगा 5 में, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 25 में भाग दूंगा 5 से, 5 एकन 5, फिर 5 25, 5 ये आएगा 5 बार कटेगा। फिर 5 में लास्ट में भाग दूंगा 5 से, अब आएगा 1। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको मुझे जोड़ लेना है, इन सबको मुझे जोड़ लेना है। तो 3000, इन सबको जोड़ने पर 4 4 8, 6 4 10 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24 और 5 1 25 की 5 हासिल 2, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 की 6, 6 5 है, पीछे की 2 जुट सारे ऑप्शन में। 16 के हासिल 1 हो गया था, 2 2 6 2 8 और 1 9, 9 आएगा यहाँ और आगे आ जाएगा 3। ये हो जाएगा सर हमारा उत्तर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे, कोई भी यहाँ संख्या हो सकती है, उसका फैक्टोरियल दे, उसका फैक्टोरियल दिया हुआ और हमसे पूछा जाएगा आगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, उस नंबर को यहाँ रख लेना है, 5 से भाग देना है, जितनी बार जाए जो शेषफल बचे उसे तो छोड़ देना, जितनी बार जाए उसको फिर से दोबारा रखो, फिर 5 से भाग दो, शेषफल को फिर छोड़ देंगे, जितनी बार जाए। ऐसे करके ये साइकिल तब तक चलेगी हमारी जब तक यहाँ पर 5 ना आ जाए, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। जैसे ये सब आ जाता है तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको उठा के हम जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1992 का पहला दिन, मतलब 1 जनवरी 1992 को क्या है, संडे, 1 जनवरी 1992 को संडे है, तो 31 जनवरी 1992 को क्या होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारी साधारण वर्ष है, इसका मतलब साधारण वर्ष का मतलब होता है जिसमें महीने में 28 दिन आते हैं, तो जो महीने का पहला दिन होगा वही महीने का आखिरी दिन होगा। मान लो यहाँ संडे है तो यहाँ भी संडे होगा। अगर हमारी लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब जिसमें 29 फरवरी आती है, तो जो हमारा पहला तारीख को 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें +1 करके लास्ट वाली तारीख को वो दिन होगा। अब हम देखेंगे ये क्या लीप ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए हमको पीछे की 2 संख्या में 4 से भाग देना होता है। अगर 4 से कट गई तो लीप ईयर, नहीं कटी तो साधारण वर्ष। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब ये साल क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब क्या है, इसमें 29 फरवरी आ रही है, तो साल का जो पहला दिन था उसी में 1 जोड़ दूंगा, मतलब कि मंडे मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10p बराबर 6q बराबर 15r। ठीक, तो यहाँ से मुझे पहले तो ये निकालना आना चाहिए p रेशियो q रेशियो r, p रेशियो q रेशियो r। इस तरह का फॉर्मेट जब भी दिखे तभी क्या करना, p के नीचे जो मुझे लिखना है क्या है कि p के नीचे लिखने के लिए p वाले के साथ का तो छोड़ दो, q और r वाले के साथ का पकड़ लो। उस q और r में क्या है, 6 और 15। q के नीचे लिखने के लिए q वाला छोड़ दो, 15 और 10, और r के नीचे लिखने के लिए इसको छोड़ दो, 10 गुणा 6। क्या ही कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और कट रहा है 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, यहाँ खाली 15 और 3 दूनी 6। अब भी कट रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो पी क्यू आर का जो रेशियो है वो मेरे पास आ गया 3 5 2। सिंपली मैं ये मान सकता हूँ कि पी की वैल्यू जो है वो 3 है, क्यू की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 2 है। तो मेरा एक्सप्रेशन है p + 2q + 3r बट्टे
P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर। तो P प्लस क्यू 5 और 3 8 और 2 10, नीचे तो आ रहा है बट्टे में 10, क्योंकि P ये 3 है, ये 5 है और ये 8 है, तीनों को जोड़ा तो 10 आएगा। तो मेरा ये उत्तर, ये वाला उत्तर और ये वाला, दो उत्तर तो नहीं हो सकते। इससे मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरे दो उत्तर तो नहीं आ सकते। P की वैल्यू कितनी है 3, 3 यहाँ आ जाएगी 3, प्लस Q की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10, और R की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 19/10। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला वाला। याद रखो, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये है इन सब की पावर सेम है, इन सब की पावर सेम है। अगर इसकी जगह मुझसे ये पूछ लिया जाता कि P² प्लस 2Q प्लस 3R बटे P प्लस Q प्लस R क्या होगा, तो इसका उत्तर याद रखना, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। इसका उत्तर हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर जो है पावर है 2। अगर मैं P की वैल्यू 3 नहीं है, P की वैल्यू है 3 यूनिट या फिर 3x। अगर मैं इसका वर्क करने जाऊंगा तो ये ऊपर आएगा 9x², बाकी सब जगह x आएगा, नीचे भी x। तो x कभी एलिमिनेट या कट ही नहीं पाएगा, तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हम डायरेक्ट q की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 कब पुट कर सकते हैं, जब इस एक्सप्रेशन में सबकी पावर सेम है। सबकी पावर 2 भी हो सकती है, सबकी पावर 2 होनी चाहिए। अगर सबकी एक की पावर 3 है तो सबकी पावर 3 होनी चाहिए। अगर घात समान नहीं है तो हम इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज। परसेंटेज में भी टाइप है इलेक्शन वाला, कर देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की संख्या y थी। 40% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब होता है उनको अब काउंट नहीं किया जाएगा। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब जो काउंट हो रहे हैं उसका 60% प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार मिली, हारने वाले को। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जो टोटल वोट है वो 100 हैं, सॉरी, टोटल वोट को मैंने 100 काउंट कर लिया। टोटल वोट कितने, 100। इसमें से कितने वेस्ट हो गए, 40% वेस्ट हो गए। 40% का कहने का मतलब है कि 60 वोट रह गए और 40 वोट चले गए। 40 वोट अवैध घोषित हो गए। तो वैध जो वोट हैं वो कितने, 60। तो वैध मतों का 60% मतलब इसका 60%, इसका 60% कितना होता है, 6×6 36। बचा कितना होगा, 40%, 6×4 24। मतलब ये 60% मत प्राप्त हुए किसको, जीतने वाले को। जीतने वाले को कितने वोट मिले, 36, और हारने वाले को कितने मिले होंगे फिर बाकी के, 24। ये बोल रहे हैं 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि कितने यूनिट मतों से ये हारा हुआ है। मतलब इसको 36 मत मिले हैं तो हारने वाले को 24 मत मिले हैं, तो कितने मतों से हारा है, 12 मतों से हारा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 12 यूनिट वोट से हारा है हारने वाला। और ये जो बता रहे हैं ये 6000 वोट से हारा, तो 12 यूनिट की वैल्यू हुई 6000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 500, 12 पंजे 60। एक यूनिट का मान 5 है, तो वाई का मान पूछ रहा है। तो ये मैंने कितना माना था, ये 100 मान लिया, लेकिन ये 100 यूनिट है, ये 60 यूनिट है, ये 36 यूनिट है और ये 24 यूनिट है। एक यूनिट का मान 500, तो 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500 गुणा 100, इसका मतलब 50,000। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाता वाई, इसमें तो वाई का मान पूछा, अगर वाई की जगह पूछ लेता हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो मुझे पता चल गया कि एक यूनिट का मान तो 500 आ रहा है, तो हारने वाले को कितने यूनिट मिले, 24 यूनिट वोट मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले, 24, तो 24 यूनिट का मान बता देते हैं। बोले जीतने वाले को कितने मिले, तो 36 यूनिट मिले। कितने वोट अवैध घोषित हो गए थे, तो 40 यूनिट वोट अवैध घोषित हो गए थे। कितने वोट वैध हैं, तो 60 यूनिट। इसमें से 5 और 6 में से कुछ भी पूछ सकता है। हमें सिंपल एक करना है कि एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद जिसका भी मान पूछा है उसका मान निकाल के दे देना। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट। बड़ा ही इजी टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में एक तो होता है मूलधन, एक होती है दर,
एक होता है टाइम, और इन तीनों को लगा के आता है सिंपल इंटरेस्ट। बचपन से हमने इन किताबों में फॉर्मूला पढ़ा है, P/R/T/100। ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर 1 साल की 10% है और टाइम है 2 साल का। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान होती है, हर साल सेम होती है ब्याज। ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कि ब्याज बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ती है पीछे। तो जब 1 साल में 10% आ रहा है तो 2 साल में कितना आएगा? 20% ब्याज आएगी। 1 साल में 10% तो 2 साल में 20% ब्याज आएगी। अगर मैं बोलूँ 50% की दर ले रहा हूँ 1 साल की, तो 5 साल की कितने ले लूँगा? 25, 250%। ये 20% या 250% किसका? ये 250%, 20% पी का। पी का 20% निकाल दूंगा तो ये ब्याज आ गई। अगर पी का 120% निकाल दूंगा तो ये मिश्रधन आ गया, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन हमेशा ही 100% होता है, हमेशा 100% होगा। ब्याज मेरी 20% आई है, तो मिश्रधन अगर पूछे तो हम डायरेक्ट अपने मूलधन का 120% बता देंगे। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एसआई में, इसी से पूरा एसआई बन जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 18% की वार्षिक साधारण ब्याज। 18% की वार्षिक मतलब 1 साल में 18% आती है। 8 वर्षों का 8 साल लगने वाली है। 1 साल में 18% और 8 साल के लिए। निश्चित राशि पर प्राप्त मिश्रधन अमाउंट दे रखा है। अमाउंट क्या होता है? 100% मतलब मूलधन प्लस जो भी ब्याज आएगी। ब्याज मुझे पता है 18% 1 साल में, तो 18 144% आएगी। ये सिर्फ ब्याज है, तो मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगी तो 144% हो जाएगी। इसका मतलब मिश्रधन कितना है? 244%। तो इसी 244, और ये बोल रहे हैं मिश्रधन कितना है? 1220। तो 1% का मान मैं यहाँ से निकाल लूँगा, 1220/244। 1% का मान आ गया। मूल राशि पूछिए, मूल राशि होती थी कितनी? 100%। मूल राशि जब 100% थी तो मैं इसको काटूंगा सर, काट के देखना। 122 से ही काटूंगा तो 10 बार, और 122 दूनी ये 2 से इसको काटूंगा तो 5 बार। 1% का मान 5 है, तो मूल राशि कितनी है? 100%। 1%, 1 की 5 टॉपी तो 100 की 500। ठीक है, 500 हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30। एक शिविर की आकृति। एक शिविर में मेंसुरेशन का सवाल है। किस किस के बारे में बात चल रही है सर? शंकु के बारे में बात चल रही है, शंकु, और एक चल रही है सर बेलन के बारे में। 2 तरह की आकृति ली गई है। तंबू जब लगाते हैं तो तंबू कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से ऐसे और ऊपर से ऐसे। ये ऊपर वाला तो शंकु है और नीचे वाला क्या है? बेलन। ठीक है। तो मुझे बोला गया एक शिविर की आकृति आकार के तंबू लगाए गए हैं। प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार। मतलब अगर मैं बड़ा थोड़ा सा तंबू बना लूँ, बड़ा तंबू, वैसे पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं बड़े तंबू को, यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए ज़रूरत है। बेलनाकार मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ऊंचाई जो है वो 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेलन की जो हाइट है वो 4 है? बेलन की जो हाइट है वो 4 मीटर है। ठीक है। अब देखते हैं अगला, आगे लाइन पढ़ते हैं। उसके ऊपर शंकुआकार है, ये शंकुआकार है। बेलनाकार भाग और शंकुआकार भाग दोनों के आधार की जो व्यास हैं वो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 10.5 मीटर है, और ये भी ऊपर भी 10.5 मीटर होगा जो बेलन है। ठीक है। शंकुआकार भाग की त्रियक ऊंचाई, मतलब इस ऊपर वाले की, शंकुआकार को एक बार बना लेते हैं। शंकु ऐसे होता है सर, है ना। यहाँ बीच, शंकु के बीच से लेके यहाँ तक की दूरी तो होती है r, यहाँ तक की दूरी होती है h, और ये जो तिरछी वाली है त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ये होती है l। यही हमें दे रखी है त्रियक ऊंचाई। तो मैं ऐसा दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसे कुछ बन रहा है, जिसमें ये r है, ये h है और ये l है। तो जब मैं l निकालूंगा तो l² बराबर अंडर रूट
अंडर रूट नहीं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मुझे इसमें से एल तो मुझे दे रखा है, आर मेरे पास है, अगर एच की ज़रूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं निकाल लूँगा। अभी मुझसे पूछा गया है यदि तंबुओं को बनाने में कुल ये लगता है इतने मीटर कैनवास का उपयोग होता है तो शिविर में तंबू, ऐसे इसमें इसमें एक 3861 में किस किस का आयतन इंक्लूड है? शंकु का और बेलन का। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन आयतन नहीं लगाएंगे इसमें। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, और इसका होता है, सॉरी गलती से गलत लिख दिया, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l, गलत लिख गया था, तो इसका होता है 2πr/h। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2πr/h इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके जो कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल, और πr/l यही टोटल टेंट में लगा हुआ सामान है, जो भी कपड़ा लग रहा होगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कुल एक टेंट का निकल आएगा। तो मैं इसमें से पाई बाहर ले लेता हूँ, 2πr + rl। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख दिया, अंदर मान रखूँगा 2r/h, 2 पाई इसमें से बाहर लिया है तो 2r/h बचेगा। h कितना है? 4, r कितना है? 10.5 का आधा 5.25 प्लस RL मतलब 5.25 × 10, ये हमें दे रखा है। तो अंदर वाले को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42 और प्लस 52.5 × 22/7, 22/7 गुणा 94, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 94.5, इसको काटूंगा 7 से इसको तो 13.5 बार कट जाएगा, आंसर आएगा 297। मतलब एक टेंट में 297 मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है। तो मेरे पास टोटल कितना है? सर 3800, टोटल है 3861, टोटल निकला मेरा 3861, एक में लगता है 297, इसको इससे काटूंगा तो आंसर आएगा 13 तंबू हैं पूरे शिविर में। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं और इस मेंसुरेशन पर ही एक वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, इजी क्वेश्चन है। प्लस को तो ले लिया गया है भाग, माइनस को ले लिया गया है जोड़, गुणा को ले लिया गया है घटाव, और ये 3 चीज़ किए गए हैं। और मुझसे वैल्यू पूछी गई है किसकी? मुझसे वैल्यू पूछी गई है 6 - 2/7 + 4/5। तो सीधा सा 6 की जगह माइनस की जगह प्लस रख दूंगा, 2/7 प्लस की जगह भाग रख दूंगा 4/5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 6 + 2/7 गुणा, इसको पलट दूंगा उधर वाले को, 5/4, तो 2 दूनी 4, तो ये आया 6 + 5/14। 14 का मैं देखते हैं, 14 की गुणा करेंगे इसमें, 14 छक्के 7 × 42, 84 और 5 होते हैं 89, 89/14, 89/14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ये एक तरह से रीजनिंग मानसिक अभिरुचि वाले ही मानो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी, ये है सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप, इसका पहले मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पार्टनरशिप में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है निवेश, एक होता है टाइम, और एक होता है प्रॉफिट। टाइम और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। रिलेशन ये होता है कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये रिलेशन होता है। तो मतलब जब मैं अपने उसमें निवेश में समय की गुणा कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आता है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ और हमें क्या निकालना है।
ए बी प्रत्येक ने 70,000 निवेश करके, ए और बी दो आदमी, प्रत्येक ने 70,000 रुपये निवेश किए, 70,000 रुपये निवेश किए प्रत्येक ने। इसने भी 70,000 निवेश किए और इसने भी 70,000 निवेश किए। व्यवसाय शुरू किया। 10 महीने बाद ए ने 40,000 रुपये अतिरिक्त, 10 महीने बाद मतलब ये 10 महीने तक पैसे काम कर रहे थे, ये 10 महीने तक काम कर रहे थे। फिर उसने क्या किया, 10 महीने बाद अतिरिक्त तो उसने कितने रुपए जोड़ दिए, 40। तो 70,000 और 40,000, 1,10,000 रुपये हो गए, 1,10,000 रुपये। ये कितने महीने तक काम करेंगे, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 24 महीने, ये दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष में 10 महीने तो उसके 70,000 लगे रहे, तो बाकी के जो 14 महीने बचे उसमें ये पैसा काम करेगा। ठीक है। बी का देखते हैं। बी ने क्या किया, 2 महीने बाद, मतलब 10 महीने, मतलब 10 महीने और 2 महीने बाद, मतलब 12 महीने बाद ये पैसे इसके 12 महीने तक काम कर रहा है। प्लस फिर इसने क्या किया, 20,000 रुपये निकाल लिए, तो बचे कितने, 50,000 रुपये बचे। अब ये कितने दिन काम करेंगे, बाकी के 12 महीने। सी के बारे में भी जिक्र हुआ है, बोला है कि 2 महीने बाद और 2 महीने बाद, मतलब 14 महीने, स्टार्टिंग से 14 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी 40,000 रुपये निवेश करता है। जो 40,000 रुपये लेके आता है, कितने महीने के लिए लाएगा, 14 महीने हो चुके हैं, 10 महीने के लिए लाएगा ये। तो मैं इन समय सारे जीरो हटा दूं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 × 10 प्लस 11 × 14, ये ए का हिस्सा है। 7 × 12 प्लस 5 × 12, ये बी का हिस्सा है। और सी का हिस्सा है 4 × 10। तो मैं बोल सकता हूँ 7 × 70, 7 × 70 और 11 से 144 बार करेंगे, 11 × 4 70 प्लस 4 5 1 154, ये है 12 7 84 और 12 5 60 और ये है 40। 70 और ये कितने हो जाएंगे, 224, ये कितने हो जाएंगे, 224 और ये 4 8 5 13 और 1 14, 144 और 40। 4 से काट दूँ इसको, 4 5 20, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, 4 2 40। फिर से 4 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 28 बार, ये 18 बार और ये 5 बार। तो उनकी ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो। हम कैसे बोल पा रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया आपको प्रॉफिट बराबर होता है निवेश गुणा समय। इसमें हमने साथ के साथ निवेश के साथ उसके समय की गुणा की है, हर एक में निवेश के साथ उसके समय की गुणा की है, तो ये जो भी रेशियो आएगा वो लाभ का आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को अपने लाभ का 7500 रुपये मिलते हैं। सी को कितने रुपये मिलते हैं, 7500 रुपये मिलते हैं। सी को 7500 मिले, मेरे हिसाब से सी को कितने मिले, 5 यूनिट। तो 7500 का मान 5, मेरे हिसाब से सी को कितने मिले, 5 यूनिट। तो 7500 किसका मान है, 5 का। मुझसे पूछा है ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा कितना, 28, 28 का मान बताना है। 5 से काटूंगा उसको, 5 के बराबर 55 25 00, ठीक है। और 15 की इसमें गुणा करूँगा तो उत्तर आएगा मेरा 42,000। ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, 12 पुरुष 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। एम मैंने मान ली एक आदमी की क्षमता, एक दिन में एक आदमी के द्वारा किया गया कार्य मैंने एम मान लिया। एक औरत के द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य मैंने एफ मान लिया। तो 12 आदमी लगे तो 12 हम काम कर देंगे एक दिन में, और ये 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। जबकि 16 महिलाएं, 16 फीमेल 12 दिनों में निपटाती हैं। ये दोनों काम तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एम और एफ का रेशियो निकाल लूँगा। एम और एफ का रेशियो मतलब आदमी की क्षमता और औरत की क्षमता का रेशियो है 2:1। मतलब एक दिन में आदमी अगर 2 काम करता है तो औरत 1 काम करती है। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहूँ कि कितना काम वो करते हैं, तो 12 एम की जगह 2 रख देता हूँ, प्लस गुणा 8, 12 दूनी 24, 24 अट्ठे 192। यही सेम चीज़ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें रख दूँ एफ़ की वैल्यू 16 गुणा 12, 16 और 12 भी 192 होता है। मतलब टोटल वर्क मेरे पास 192 है। अब क्यों कहता है 8 पुरुषों ने रंगना शुरू करते हैं और 6 दिन रंगाई के बाद, मतलब 6 दिन तक 8 आदमी काम कर रहे हैं। एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में, 2, सही है। तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 16। तो 16 छिक्के 96, ऐसे समझो। एक आदमी जो है, एक आदमी 2 काम करता है एक दिन में,
तो 8 आदमी एक दिन में 16 काम कर देंगे। तो 8 आदमी मिलके 6 दिन में 16 के 96 काम कर देंगे। तो 96 काम तो उन्होंने कर दिया। तो मैं टोटल काम मेरा कितना 192। 192 में से अगर मैं 96 निकाल दूँ, 192 से मैंने 96 निकाला तो 92 और 4 96 आया। 96 का ही बचा हुआ काम कितना, जो काम बचा है वो है 96। अब इसको कौन कौन करेगा, 2 पुरुषों के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल हो जाती हैं। मतलब आदमी कितने रह गए, आदमी कितने रह गए 6। पहले आदमी थे 8, अब आदमी रह गए 6 और 4 महिलाएं आ गई। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 2 और एक औरत 1। तो 6 आदमी कितने करेंगे 12 और 4 16। मतलब इनको 16 काम करना। ये इतने आदमी और इतनी औरत, इतने आदमी और इतनी औरत एक दिन में 16 काम कर देंगे। तो 96 काम कितने कर देंगे, 16 छिक्के 96, 6 मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नाविक नाव चलाकर अगला क्वेश्चन है 27, 108 और 165। 27, 108 और इसका चतुर्थानुपाती पूछा है। तो चतुर्थानुपाती का मतलब ये है 27, 108, ये 2 लगाऊंगा, 165 और चौथा वाला पूछा है। तो इसको मैं डायरेक्ट 27/108 लिख दूँ, बराबर है 165/x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 165 गुणा 108/27, ठीक है, बटे 27। इसको मैं 6 और 5 11 और 1 12, 3 से काट लूँ, 3 9 27 और 3 से 3 5 15, 3 5 15। इसको 9 से काटूंगा, 9 1 9, 9 2 18, 12 से इसको करूँगा तो 12 5 60, 12 5 60, 660 उत्तर होगा। ठीक है, चतुर्थानुपात निकालते हैं। तो चौथे नंबर पर जैसे ही चतुर्थानुपात पूछेगा तो इन दोनों पे ये 2 लगाना, 2 इस पे लगाना, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 आदमियों का औसत इतना है। 10 आदमियों का औसत इतना है, कितना, 60.5। तो मैं बोल सकता हूँ 10 आदमियों के जो योग होगा, उनके डेटा का योग होगा वो 605 होगा। मुझसे बोला गया 58 आदमियों का डेटा, 58 आदमी, तीन डेटा का औसत 58 है। तो 3 डेटा का ये वैल्यू है, प्लस अगले 4 डेटा का औसत कितना, 68। ठीक है, बराबर है अगले 4 डेटा का औसत 68। तो कुल मिला के इनकी वैल्यू कितनी होगी, 58 3 8 3 24, 174 तो ये वैल्यू है, और 68 चौके 272 ये वैल्यू है। इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो 446 बनता है। मतलब मेरा कुल जो डेटा है वो 605 है, उसमें से इन लोगों का 4 और 3 7 लोगों का डेटा इतना है, इसका अंतर आया 159। अब ये 159 किस किस का है, 8वें का, 9वें का और 10वें का। इन 8वें का, 9वें का और 10वें का, इन तीनों का है डेटा। इन तीनों के बीच में एक शर्त रखिए, यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 15 कम है, 9वें को अगर मैं x मान लूँ तो ये x - 15 है। ठीक है, और 10वें डेटा से 9 कम है, ये 10वें डेटा से 9 कम है। 8वां डेटा 10वें डेटा से 9 कम है, ये x - 6 हो जाएगा। अब 15 में से 9 जाएंगे तो x - 6 आएगा। इन सब का योग है 3x - 21। यही तो है इसके बराबर, 159 के बराबर। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो 8वां पूछा गया है मुझसे, 8वां। तो 8वां क्या है, x - 15। तो 60 में से 15 गया तो उत्तर आएगा 45। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निष्कर्ष से है। ये क्वेश्चन क्या बोला, क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। द कोच इज कैपेबल ऑफ असेसिंग द प्लेयर। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा है, कट गया है, तो मैं क्लियर समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है। मैं अगले उसमें आपको इसको क्लियर कर दूंगा पूरा क्वेश्चन देख के। ठीक है, मैथ का ही क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन लेते हैं। ए बी से एम की तरफ चलना शुरू करता है। ए बी से एम की तरफ चलना शुरू करता है। बी
बिंदु एन की ओर चलना शुरू करता है, बी एन पर पहुंचता है, मतलब ए और बी ये दो आदमी, ये कोई बिंदु है एम, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये दोनों व्यक्ति, एकदम धीरे धीरे समझना, ये दोनों व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और ये एन तक जाना है इनको। एम की ओर बी एन पर पहुंचता है परंतु वापस एम की ओर चलना शुरू करता है, मतलब बी की स्पीड तेज ही होगी, बी की स्पीड दे भी रखी है 65, बी एम पे जाएगा, एन पे पहुंचेगा, फिर वापस चलना शुरू कर देगा और रास्ते में कहीं ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये देख लूँ कि बी जो है यहाँ से यहाँ तक, बी की स्पीड जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना समय लेगा। एम और एन के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 245 किलोमीटर। तो पहले बी 245 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचा होगा, तो मैं देख सकता हूँ कि बी ने 245 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय ले लिया होगा। कितना समय ले लिया होगा, 245 की दूरी और चाल है उसकी 65, उसने समय लिया होगा 49/13, कितने घंटे ले लिए होंगे, 49/13 घंटे ले लिए होंगे। जब ये 49/13 घंटे लेके यहाँ तक पहुँचा तब बी भी दौड़ रहा था। बी ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, बी ने इस समय में, सॉरी ए ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी, ए ने दूरी कवर कर ली होगी कितने समय में, 49/13 समय में। 49/13 जो समय लग रहा है इसमें ए कितना चल लिया होगा, ए चला होगा 49/13 और उसकी चाल है 26, तो उसने दूरी तय की होगी 98 किलोमीटर की, मतलब यहाँ कहीं वो आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 98। कब आ गया होगा यहाँ, जब बी यहाँ पहुँच गया था। ठीक है, तो अगर मैं कुल दूरी में से 245 में से 98 निकाल दूँ तो आती है 15 में से 8 के 7, 147, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 147 किलोमीटर है। अब बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है और दूरी दोनों के बीच में 147 किलोमीटर की है। तो अब ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के विपरीत दिशा में आमने सामने से आएंगे, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी इसको कवर करने के लिए, दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो मिलने का समय, ये दोनों जो मिलने ऐसे चल रहे होंगे तो मिलने में जो समय लगेगा, मिलने में समय कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ए जा रहा है और यहाँ से बी आ रहा है, तो सर दूरी कितनी है दोनों के बीच में, कम 147 कवर करनी है। आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड दोनों की जुड़ेगी या घटेगी, आमने सामने से आते हैं तो स्पीड जुड़ती है और एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड घटती है। तो आमने सामने से तो स्पीड जुड़ेगी, तो दोनों की जोड़ी 65 और 26 जुड़ा के 91 हो जाएगी। ठीक है, इतने घंटे बाद ये एक दूसरे से कहीं भी मिलेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि ओ एन के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, मान लो ये कहीं ओ पर मिलते हैं, कहीं कोई पॉइंट ओ है, कोई भी पॉइंट ओ है कहीं भी, तो ओ से एन के बीच की दूरी बतानी है। अब हमें ये पता चल गया दोनों मिलेंगे कितने समय पे, 147/91 पे। तो मैं ये देख लूँ कि बी जो है यहाँ से इतने समय में कितना चला था, बी जो है इतने समय में यहाँ से कितना चला था, तो बी द्वारा चला कितनी दूरी चला था, 147/91 समय में, स्पीड है उसकी 65, तो कितना चला था, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 से 21 बार 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर चला था बी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ एन से ओ के बीच की दूरी तो पूछ रहे हैं, तो 105 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा हमारा। एक और आसान सवाल है, कॉलेज में खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष 2019 और 2020 में क्रिकेट फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच कुल कितनी संख्या थी। 2019 में और 2020 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या थी, कुल संख्या बतानी है। 90-30 कितनी है, 122 और 2020 में 29-34, 29 और 34 है, 29 और 34, 9 और 4 13, यहाँ से ले 6 63 और जोड़ दो इसमें, 3 और 2 5 6 7 1 सॉरी 7 नहीं 8, 185 उत्तर हो जाए। ये तो आसान सवाल होता है। लास्ट सवाल है, सीरीज दे रखी है 261, 268, 275 और ऐसे करके ये 157 पद तक जा रही है। मुझे पता है ये समांतर श्रेणी है,
इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन सब जगह समान है तो 7 बटा रही है हर बार। पहला पद हमें पता होना चाहिए 261 है और कितने पद तक जा रहे हैं, 157 तक जा रहे हैं। फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रख देंगे। n की जगह 157, 157/2, 2a कितना 261 प्लस n की वैल्यू कितनी है 157, उसमें से एक जाएगा तो 156 गुणा डी कितना 7। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 157/2 अंदर कितना हो जाएगा 522 प्लस 157 और 6। अब तो यूनिट डेट तो सबकी सेम है। 157 और 6 का वैल्यू निकालेंगे। वैसे हम यहाँ से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो 157 और 6 की कितना होगा 15 सत्ते 175, सॉरी 25 सत्ते होता है वो तो 15 सत्ते 95, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 में 15 सत्ते 105 होता है 10, 15 7 सिंह 42, 2 9 192, 192 हम यहाँ लिख सकते हैं। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा 1092 और 522 को 2 और 2 4, 9 और 2 11, हाथ से ले 5 बट्टे 2 गुणा 197। 2 से इसको हटूँगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2500 की 197। डिजिटल सम भी हम लगा सकते हैं इसमें। डिजिटल सम लगा के हमको आंसर मिलेगा 2507 गुणा 197 हमको करना है। ठीक है, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं हम। राधे 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 राधे, कहीं तो मिस्टेक कर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ यहाँ गलती की है हमने। 522 को जोड़ेंगे 4 9 2 11 6 1614 आएगा। हमने गलती से इसको ज़्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1614 वैल्यू क्या हो जाएगी 1614 गुणा 157/2। 2 से काटूँगा 2 8 16, 2 7 14, तो 807, 2 8 16, 807 इंटू 157, इसका देखना होगा मैं गुणा। तो इसका डिजिटल सम हम देख सकते हैं 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 2 7 और 5 12 और 1 13, 4 आ जाएगा इसका। 8 7 से 14 और 1 15, इनका 6 आ जाएगा। 6 इंटू 24 आ जाएगा, 4 2 6, मतलब इसका डिजिटल सम है 6। हम देख लेंगे डिजिटल सम 6 किसमें। 9 9 हटाओ 6 और 5 11, 12 13 14 को हम दोबारा जोड़ेंगे तो 5 डिजिटल सम आएगा। ये उत्तर नहीं हो सकता। 9 9 6 4 10 और 3 13, 4 ये नहीं हो सकता। 9 और 9 कैंसिल कर देंगे, 6 और 6 12, 2 14 और 1 15। डिजिटल सम इसका 6 है और इसका चेक कर लेंगे। 9 9 कट गया, 6 और 3 9 गया 3, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। डिजिटल सम से लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट तो हमारा काम ही नहीं करेगा क्योंकि 749 सब में ही 9 है। डिजिटल सम इसलिए लगा लिया हमने। अगर उस समय स्ट्राइक ना करे दिमाग में डिजिटल सम तो गुणा कर लेना, कितना टाइम लगता है गुणा करने में। तो ठीक है सर, ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन हैं, इनको मैं डेली कराऊंगा और 1000 की सीरीज़ है ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली होंगे, 20 क्वेश्चन में वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर तुमने पहले से सिलेबस कर रखा है तो इन क्वेश्चंस को लगाओ और आंसर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।